रमेश अपनी माँ शारदा और पत्नी अनामिका के साथ रहा करता था। रमेश नौकरी किया करता था। एक दिन की बात है, रमेश ऑफिस जा रहा था। माँ चलो, मैं काम पे जा रहा हूँ। और हाँ अनामिका, आज का नाश्ता बहुत ही अच्छा था। ऐसा लगा मैंने आज घर पर ही 5 स्टार होटल का खाना खाया है। ये सुनकर अनामिका कहती है, अरे आज मेरे पति को खाना कैसे पसंद आ गया? सुबह सुबह इतनी तारीफ, आज क्या दिमाग पर ज्यादा असर हो गया? फिर शारदा कहती है, अब तुम जाओ काम पर। और बहू अनामिका, चलो हम खेत पे जाते हैं, बहुत सारा काम है। ये लड़का तो एसी में बैठ के काम करता है, पर हमें तो धूप में काम करना है दिन भर। शारदा की बातों पर अनामिका कहती है, अरे हाँ माँ, मैं तो भूल ही गई थी। मेरा दिमाग ना आज तो काम ही नहीं कर रहा है। उस घर में दिन ऐसे ही बीतते थे। ये लोग बहुत मेहनत करते थे और शाम के वक्त साथ में खाना खाते थे। माँ, आज मैं बहुत थक गया हूँ। इतना काम था कि क्या बताऊं। रमेश की बातें सुनकर शारदा कहती है, अब चुप करो, जिंदगी में मेहनत करना बहुत जरूरी होता है। तेरी रोटी खत्म हो गई है तो रोटी ले ले। तब तक अनामिका कहती है, आज मैंने सब्जी बनाई है, खा के बताओ कैसा हुआ। रमेश अनामिका का मजाक उड़ाते हुए कहता है, मुझे तो बस रोटी पसंद आई। ये सब्जी तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोलगेट पेस्ट के साथ रोटी खा रहा हूँ। फिर तीनों इस बात पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। ऐसे ही बहुत खुशी से दिन चल रहे थे। ये परिवार हर दिन को खुशी खुशी से जी रहा था। लेकिन एक दिन रमेश जल्दी अपने ऑफिस से घर चला आता है। बहू अनामिका और सासू माँ खेत में काम कर रही थी। रमेश आके बहुत ही धीमी आवाज में कहता है, माँ मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैं क्या करूं? अब सूखे पेड़ के जामुन वाले इमोशनल पिक्चर के हीरो जैसे क्यों रो रहे हो? ये क्या कभी खुशी कभी गम पिक्चर चल रही है? हाँ? तब रमेश कहता है, माँ एक बहुत बुरी खबर है। आज मेरे साहब ने कहा कि हमारी कंपनी बहुत घाटे में चल रही है और हमारी कंपनी बंद होने वाली है। बहुत डर लग रहा है। अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं क्या करूँगा? उसकी बातें सुनकर अनामिका कहती है, हे भगवान, हमारी नसीबी फूटी हुई है। अगर आप ऐसे करेंगे तो खुले आसमान के नीचे हम कैसे जिएंगे भगवान? क्या आपको गरीब को ही दर्द देना होता है? उसकी बातें सुनकर शारदा कहने लगती है, फिल्मों की हीरोइन हो क्या? अब डायलॉग बाजी बंद करो। अरे रमेश, लेकिन कब से ये कंपनी बंद होने वाली है? तो सीधी बात, तुम दूसरी कंपनी चले जाओ और वहाँ जाके नौकरी करो। माँ सही आइडिया है, मेरे पास सिर्फ 1 महीना है, बहुत कम वक्त है मेरे पास, कुछ ना कुछ करता हूँ। वो दिन खत्म हो जाता है। अगले दिन सुबह रमेश अनामिका और माँ से बात करके हर रोज जैसा ही ऑफिस चला जाता है। चलो मैं देखता हूँ, आशीर्वाद देना माँ, मैं काम पे जा रहा हूँ। अब जाओ, कौन सा जंग लड़ने जा रहे हो? ऑफिस पर काम करने जाना है, वो भी वो जॉब जो थोड़ी दिन में चली ही जाएगी। जाओ जाओ, ज्यादा ड्रामा मत करो। देखते देखते 1 महीना निकल जाता है। रमेश हर जगह काम के लिए जाता है, लेकिन उसे कहीं भी नई नौकरी नहीं मिलती और फिर वो निराश होके रात में अपनी माँ से कहता है, माँ अब क्या करूं? मेरी जॉब चली गई। अगर जॉब नहीं रही तो पैसा कहाँ से आएगा? माँ अब मैं क्या करूं? मेरे पास एक आखिरी ऑप्शन है, एक साहब ने बुलाया है जॉब के लिए। इस बीच अनामिका कहने लगती है, मिल जाएगी पतिदेव, मिल जाएगी। अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने की कोशिश करती है। बहू की फिल्मी डायलॉग सुन के सासू माँ कहती है, बहू बोला था ना फिल्मों के डायलॉग नहीं चाहिए। सॉरी सासू माँ। रमेश दूसरे दिन काम के लिए किसी और जगह जाता है, लेकिन उसे कहीं भी दूसरी नौकरी नहीं मिलती है। फिर अंत में वो थक हार कर अपनी माँ के पास आता है। उसकी माँ कहती है, देखो भाई, अगर ढूंढा जाए तो भगवान भी मिलते हैं। ये तो बहुत हल्की सी चीज है, कुछ दिमाग लगाओ। रमेश कहता है, 1 महीने से ढूंढ रहा हूँ, न भगवान मिले न काम। अब तुम इस अनामिका जैसे डायलॉग बाजी मत करो। उनकी बातें सुनकर अनामिका कहती है, मेरे दिमाग में बहुत बढ़िया आइडिया है, क्या मैं बता सकती हूँ? रमेश कहता है, हाँ हाँ बताओ, ऐसी ही तुम्हारी बकवास सुनने की आदत है हमें। होगा कोई बकवास सा आइडिया? देखिए, हमारे खेत में 3-4 भैंसे हैं। शारदा कहती है, हाँ है तो? वो हर रोज 30 लीटर दूध देती है। माँ और रमेश कहते हैं, हाँ देती है। सोच रही हूँ अगर हम उसी दूध का आइसक्रीम बनाएं
तो उससे बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। अनामिका की ये तरकीब सुनकर सासू माँ कहती है, अरे बहू, मुझे लगा था कि तुम्हारा दिमाग खाली है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो पूरा कंप्यूटर ही भरा है। अच्छा आइडिया है। और ये तुम बेचोगे, तुम पतिदेव, सिर्फ तुम। उसकी ये तरकीब सुन के रमेश कहता है, अरे पागल हो गई हो क्या? अभी तुम मुझे क्या आइसक्रीम वाला बनाओगी? रमेश की बातें सुन के शारदा कहती है, चुप रहो, तुम क्या बॉलीवुड पिक्चर के हीरो हो जिसके पास अचानक से ढेर सारा पैसा आ गया? चलो कल से चुपचाप आइसक्रीम बेचने चलते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा ही होता है। दिन की शुरुआत होती है। अनामिका चूल्हे पर बैठकर भैंसों से निकाले जाने वाले दूध से आइसक्रीम बना लेती है और रमेश पास वाले स्कूल के सामने आइसक्रीम बेचने चला जाता है। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम 5 रुपए में 3 आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम। आइसक्रीम वाले को देखकर बच्चे दौड़ के आके कहते हैं, अंकल मुझे 3 आइसक्रीम दे दो। अंकल मुझे 1 चाहिए। अंकल मुझे 2 दे दो। फिर रमेश कहता है, अरे बस, आइसक्रीम खत्म हो गया है। जैसे ही रमेश अपनी जेब में हाथ डालता है, अरे आज तो पूरे 100 की कमाई हो गई है। वाह, बहुत खूब। अभी घर जाकर पार्टी करूँगा। ऐसे ही रोज दिन की शुरुआत होती थी। घर में थोड़े थोड़े पैसे आने भी शुरू हो जाते हैं। रमेश हर दिन आइसक्रीम बेचता है और पैसा कमाता है। फिर एक दिन रात के खाना खाते वक्त रमेश की माँ कहती है, अरे रमेश बेटा, हम दिन के सिर्फ 100 रुपए कमा रहे हैं, यानी महीने का 30,000। मुझे लगता है हमें और ज्यादा आइसक्रीम बनाने चाहिए, तभी तो ज्यादा बच्चे हमारे पास आएंगे। उनकी बातें सुन के अनामिका कहने लगती है, माँ जी, मेरे पास एक बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही भारी, बहुत ही धमाकेदार हाँ, पता है तेरे पास आइडिया है, लेकिन सीधे तरीके से भी तो बता सकती हो। डायलॉग बाजी करने की क्या जरूरत है? माँ, आपको पता है हमारी दूसरी भैंस भी बहुत ज्यादा दूध देने लगी है, तो हम ऐसा करते हैं, आइसक्रीम के साथ साथ कुल्फी भी बना लेते हैं। चलो अभी के अभी काम शुरू करो, बस पैसे आने चाहिए। दूसरे दिन से स्कूल पर रमेश आइसक्रीम के साथ साथ कुल्फी भी लेकर बेचने जाता है और स्कूल के सामने खड़ा हो जाता है। आइसक्रीम वाले, कुल्फी वाले, 5 रुपए में 3 आइसक्रीम, 3 रुपए में 2 कुल्फी ले लो। ये सुनकर बच्चे आके कहने लगते हैं, अंकल मुझे आइसक्रीम दे दो। अंकल मुझे 3 आइसक्रीम दे दो। अंकल मुझे सारी कुल्फियाँ दे दो। सॉरी बच्चे, सॉरी, आज का पूरा माल खत्म हो गया है। तब तक उनमें से एक बच्चा कहने लगता है, अंकल मुझे बहुत भूख लगी है, आप आइसक्रीम के साथ साथ नाश्ते में इडली क्यों नहीं रखते? मुझे इडली बहुत पसंद है और मेरे सारे दोस्तों को भी। तभी सारे बच्चे मिलके कहते हैं, हाँ, वो भी इडली खाना चाहते हैं। उनकी बातें सुन के रमेश कहता है, अच्छा, कल से आपको इडली भी मिल जाएगी और बहुत सारे आइसक्रीम्स। रमेश घर आ जाता है और अपने घर वालों से बातचीत करने लगता है, हर रोज की तरह, जब सारे लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। पता है माँ, आज मैंने पूरे आइसक्रीम्स और कुल्फी बेच दिए, 200 रुपए मुझे मिले। तभी अनामिका कहती है, अरे वाह भाई वाह, मुझे तो ऐसा लगता है कुछ ही दिनों में हम बहुत बड़ा बंगला, बहुत बड़ी गाड़ी और बहुत पैसे भी कमा लेंगे। ये सुन के शारदा कहती है, अरे बहू, तेरा पति कोई फिल्म स्टार नहीं है, आइसक्रीम वाला है। अभी 200 रुपया कमाया है, तू तेरा काम कर जाके। तब तक रमेश उत्साह के साथ कहने लगता है, अच्छा, तो तुम दोनों मेरी बात सुनो। अभी कल से हम आइसक्रीम और कुल्फी के साथ साथ इडली भी बेचने वाले हैं और कल से हमें पूरा 400 रुपए मिलेगा। उसकी बातें सुन के अनामिका कहती है, क्या 400 रुपए? अनामिका तुरंत उठकर अपने चूल्हे पर बैठकर एक साथ आइसक्रीम, कुल्फी और इडली बनाने लगती है। कुछ ही दिनों के अंदर उन्हें बहुत मुनाफा होता है। उस मुनाफे से वो एक दुकान खोल लेते हैं और उनकी आमदनी निरंतर बढ़ती रहती है। अनामिका की सास का नाम था शारदा। हालांकि दोनों सास बहू थे, फिर भी वो माँ और बेटी की तरह रहते थे। उनके बंधन को देखकर कुछ लोगों को बहुत जलन होती थी। वो सासू माँ को भड़काने की कोशिश करने लगती है। मौका देखते ही पड़ोसी शारदा के पास आके कहने लगती है, शारदा, मुझे ये समझ में नहीं आता, तुम अपनी बहू को बेटी की तरह क्यों मानती हो? तुम उसे बहुत छूट दे रही हो, कल वो तुम्हारी बात मानना बंद कर देगी।
तब तुम्हें समझ में आएगा मैं ये सब क्यों कह रही हूँ। उसकी बातें सुनकर शारदा को लगा कि हाँ, वो तो सच ही कह रही है। तब से शारदा अनामिका से बातचीत करना बंद कर देती है। जब कभी मौका मिलता था वो अनामिका को डांटा करती थी। उसके व्यवहार में बदलाव देखकर अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। मुझे समझ नहीं आ रहा है सासू माँ ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है। लगता है उन्हें जरूर किसी ने भड़काया है, तभी सासू माँ मेरी ठीक से देखभाल नहीं कर रही है। ऐसा सोचकर अनामिका दुखी हो जाती है, पर शारदा को इसकी जरा भी परवाह नहीं होती है। वो अनामिका से ही घर का सारा कामकाज करवाने लगती है। बेचारी अनामिका सुबह से लेकर रात तक घर का काम किया करती थी। ये सब देखकर पड़ोसी कहते हैं, बहुत अच्छा हुआ, सास बहू को ऐसे ही रहना चाहिए, नहीं तो सब उन्हें देखकर बिल्कुल उनके तरह ही करने लगते। अब लगेगा सास बहू तो ऐसी ही होती है। इस तरह से कहकर वो हंसते थे। वो दिन निकल जाता है। अगले दिन सासू माँ शारदा अनामिका को बहुत पीटती है। अनामिका के पति घर जैसे ही लौटते हैं, अनामिका उसे सारी बातें बताती है। उसकी बातें सुन के रमेश कहने लगता है, अनामिका, तुम सच कह रही हो? क्यों मेरी माँ इस तरह व्यवहार करेगी? सब लोग तो तुम दोनों की बहुत तारीफ करते हैं, फिर तुम उनके बारे में ऐसा क्यों कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओहो, मैं सच कह रही हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। इस बीच शारदा आ जाती है वहां। अरे रमेश, तुम्हारी पत्नी तुम्हें चिढ़ा रही है। हम अच्छे ही हैं, हम तो सिर्फ नाटक कर रहे थे। अगर हम ऐसे होते तो कैसा लगता? पर तुम्हें हम दोनों पे बहुत भरोसा है ना? मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ माँ, ये सब मेरे सामने काम नहीं करने वाला। ऐसा कह के रमेश वहां से चला जाता है। अब जैसे ही ना रमेश जाता है, शारदा अपना विश्व रूप में आ जाती है। तुम मेरे और मेरे बेटे के बीच लड़ाई लगाना चाह रही थी? रुको, अब मैं तुम्हें मजा दिखाती हूँ। ऐसा कहकर वो अनामिका का बाल खींचते खींचते उसे चूल्हे के पास ले जाती है। जब उसे चेतावनी दे ही रही थी, दुर्भाग्य से शारदा की साड़ी में आग लग जाती है। भगवान बचाओ बचाओ, इस तरह शारदा चिल्लाती है। अनामिका अपने जान को जोखिम में डालकर सासू माँ के शरीर में लगी आग को बुझाती है और फिर उन्हें लाकर सुलाती है। शारदा के पूरे शरीर में घाव के निशान थे। ये देखकर अनामिका बहुत दुखी हो जाती है। सासू माँ, आपने ऐसा क्यों किया? कुछ हो जाता तो मैं किसे माँ कहती। रोते हुए अनामिका कहती है। अनामिका अपनी सासू माँ को माँ की नजर से देखती है। ये देखकर शारदा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। माफ कर दो बेटा, लोगों के बातों पे आके मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव की हूँ। अब मैं समझ गई हूँ, लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए थी। तुम्हारे साथ मैंने बहुत बुरा किया, मुझे माफ कर दो। इस तरह शारदा रोते रोते कहती है। कुछ दिन निकल जाते हैं। फिर अनामिका और शारदा दोनों एक साथ पहले जैसे अच्छे से रहने लगते हैं। उसके पड़ोसी फिर कोशिश करते हैं उन दोनों में आग लगाने की और दोनों में लड़ाई करवाने की। ये देखकर शारदा को बड़ा गुस्सा आता है और गुस्से में वो कहने लगती है, छी, तुम लोग फिर कोशिश कर रहे हो मेरे और मेरी बहू के बीच में लड़ाई करवाने की। शर्म आनी चाहिए। इस तरह शारदा उन सभी को बहुत कुछ कहकर डांटती है। मन में जो आता है वो कहती है। लोग वहां से भाग जाते हैं। ये सब देखकर अनामिका जाके कहती है, सासू माँ, अब मैं सब समझी। इन लोगों ने आपको बहुत भड़काया था, इसीलिए आप मेरे ऊपर टॉर्चर कर रही थी, है ना? हाँ बेटा, उन्हीं की वजह से मैंने तुम्हें इतना टॉर्चर किया। इन्होंने बहुत परिवार के साथ ऐसा किया है। बात करते हैं फिर कान भरते हैं ताकि सास बहू के बीच में लड़ाई हो जाए। अब से तो जो यहाँ आएगा सबसे मैं कहूंगी इन लोगों से सावधान रहने को। ऐसा ही कीजिए सासू माँ, ताकि सबको पता चले इनका कैसा नेचर है। शारदा भी हाँ कह देती है। फिर वो सभी को समझाती है जिन लोगों को उन्होंने प्रभावित किया था। शारदा उन सभी को एक एक बात विस्तारित रूप से बताती है। ये सुनकर सभी लोग कहने लगते हैं, चीची, हमने कभी नहीं सोचा था वीना और सुधा ऐसे हैं। उनकी बातों से प्रभावित होकर अनामिका और उसकी सास में लड़ाई होने लगी थी। उनकी शांति चली गई थी। अगर वो यहाँ है ना, हम उन्हें देख लेंगे। वो कहते हैं।
तब से जब भी वीना और सुधा किसी के घर भी जाते थे तो सभी लोग उन्हें देखकर कहते थे कि यहाँ से कृपया तुम लोग चले जाओ। तुम लोग यहाँ से चली जाओ और कभी भी यहाँ पे आने की हिम्मत मत करना, और हमारे घर में ही लड़ाई करवाओगे। तुम जैसे लोगों को हमने कहीं नहीं देखा। सभी लोग इस तरह से उन्हें डांटते हैं। इस तरह से डांटते हुए देख के वीना और सुधा दोनों ही बड़े आश्चर्य होते हैं। हर कोई हमें डांट रहा है, सब उनके कान भरने की वजह से। ये अच्छा नहीं हो रहा है, ये सब हमें बंद करना होगा, नहीं तो पता नहीं बाद में हमारे साथ क्या होगा। तब से ये दोनों ये सब काम करना छोड़ देते हैं और लोगों को भड़काना बंद कर देते हैं। ये देख के आसपास के लोग, अनामिका, शारदा बहुत खुश होते हैं। उसके बाद से ये सब छोड़ के वो सभी के साथ मिलजुल के खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं।